Okay, next part further continuing into light, spherical mirrors. Spherical mirrors. स्फेरिकल मिरर्स। ओके, शेप की वजह से ये नाम आया है। शेप की वजह से ये नाम आया है। ठीक, फाइन। अगर हमारे पास एक कांच का स्फीयर है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक स्फीयर है हमारे पास। अभी अगर मैं इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करूं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक कांच की बॉल है, इस पे आपने लाइट इंसिडेंट करी, क्या हो सकता है? इट विल गो थ्रू इट। डायरेक्शन वगैरह थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा अगर वो थिकनेस हुई तो, और अगर थिन ग्लास है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इट विल पास थ्रू इट। अब हमने क्या करा, हमने इसका एक सेक्शन लिया। मान लो यहां से यहां तक मैंने इसका एक पार्ट निकाला, कांच का एक पार्ट निकाला। ये मैंने बाहर निकाला, कांच का एक पार्ट निकाल लिया। ठीक। अगर मैंने उस ग्लास में अगर मैंने उस ग्लास में मान लो बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया, उसका आउटर साइड अपन ने पॉलिश कर दिया। अब ये जनरेट हो गया एक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्योंकि वो स्फेरिकल या स्फीयर का पार्ट है, इसलिए वो स्फेरिकल मिरर है। और मिरर है क्योंकि वो पॉलिश्ड है, एक साइड पॉलिश्ड है। दूसरी बार अपन ने क्या किया कि वही एक और हाफ निकाला, उसी स्फीयर में से एक और हाफ कट किया कांच का, और इस बार अंदर की तरफ पॉलिश कर दी। है ना, वी पॉलिश्ड इट फ्रॉम द इनर एज। अंदर की एज पॉलिश कर दी, ये भी एक स्फेरिकल मिरर बन गई। जिस पार्ट में आपने बाहर की तरफ पॉलिश करी है, उसमें रिफ्लेक्शन किस साइड होगा? आउटर, इनर। जिधर मैंने डैश लाइन बनाई है वहां से रिफ्लेक्शन होगा? नहीं। ग्रेट। यहां से रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? इनर। इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऐसे मिरर को क्या कहते हैं? इस मिरर को क्या कहते हैं? कॉनकेव। केव यानी गुफा, केव, कॉनकेव, जिसमें कि इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होगा और आउटर साइड पॉलिश्ड होगा, तो वो कॉनकेव मिरर बन गया। इंक्लूड कर लेते हैं। एंड द अदर वन इज नेम्ड एज कॉन्वेक्स। Convex, where the outer one is reflecting and the inner one is polished. And they both are the part of sphere. They both are the part of a sphere. That's why they are called as spherical mirrors. वही इनके स्टेटमेंट, इनके डेफिनेशन में स्टेटमेंट आता है जो इनको कनेक्ट करता है स्फीयर्स। है ना? तो they are actually the part of sphere, है ना? तो पूरा पूरा प्लेन है, कर्व सरफेस है, इट्स नॉट जस्ट अ लाइन। पूरा पूरा प्लेन सरफेस है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्ड है। ड्रॉ कर लेते हैं, सरफेसेस दिखा देते हैं, फिर मैं इसका स्टेटमेंट डाल देता हूँ। इसके टाइप्स को अपन और डिस्टिंग्विश कर लेते हैं फर्दर। कॉमन पॉइंट इनके बारे में डालने हैं, पहले वो ले लेते हैं। स्टेटमेंट है, द मिरर्स whose reflecting surface the mirrors whose reflecting surface are a part of a part of a sphere, are part of a sphere termed as
स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। और हमने ऊपर वाले डायग्राम में सेल्फ सफिशिएंट डेटा डाल दिया है कि किसको कॉनकेव बोलेंगे और कब कॉन्वेक्स बोलेंगे। वो डिपेंड कर रहा है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की होगी या बाहर की होगी, ठीक है। फाइन। अब इसमें आ जाते हैं इसके पार्ट्स देखने के लिए कि किसी मिरर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू अ मिरर, टर्म्स रिलेटेड टू अ मिरर। सबसे पहले कॉनकेव मिरर में पहले पूरा डिटेलिंग करते हैं, डायग्राम में ही सारा मार्किंग होने वाला है, और फिर कॉन्वेक्स मिरर को डील करेंगे। पहले कॉनकेव के लिए देख लेते हैं। जितने भी डायग्राम हम बनाएंगे उन सब में ये पार्ट बनेंगे जो अपन अभी यहाँ पे शो कर रहे हैं। एक मिरर का कर्व सरफेस, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे मान लो अगर आपके पास वैसे तो उसको कैसे बनाया जाना चाहिए, राउंडर से बनाया जाना चाहिए, तब इसका परफेक्ट कर्वेचर आता है। राउंडर पे 4 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर किया जाएगा। 4 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके यूजुअली हम सारे डायग्राम एक ही फिक्स नंबर के साथ साल भर बनाएंगे, बोर्ड एग्जाम में बनाएंगे, ठीक है, पूरे टाइम। तो स्टैंडर्ड रख सकते हैं उसको अपने लिए थ्रू आउट द ईयर। अब उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, उस पूरे मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, उसे लेबल करते हैं पी, और ये होता है पोल। द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। उसी सेंटर से पास होने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इनका लेबलिंग और मार्किंग करेंगे। ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है जो पोल से पास होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस है। एंड द पॉइंट देयर, द सेंटर ऑफ द मिरर, द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर is a pole. Center point of a mirror is the pole. Center of the reflecting surface, जितना भी बड़ा आपने वो टुकड़ा लिया है जो आपने स्फीयर से काटा था, उसका सेंटर, उसका सेंटर वो हमेशा मिरर पे लाई करेगा, और उसको पी से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। फाइन। अब ये मिरर तो एक स्फीयर का पार्ट है, ये तो एक स्फीयर का पार्ट है ना ऑलरेडी। और किसी भी स्फीयर में ज्योमेट्रिकली क्या प्रेजेंट होना चाहिए, किसी भी स्फीयर में ज्योमेट्रिकली एक ही चीज तो प्रेजेंट होती है, उसका सेंटर। इस स्फीयर का जो सेंटर होगा यहां पर, उसको मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसी सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जो मिरर का, जो पूरे स्फीयर का सेंटर रहा होगा, वही मिरर के लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सी से उसको डिनोट करते हैं। अब किसी स्फीयर के लिए सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस। तो यहां पर भी सी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर एंड कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ज्योमेट्रिक टर्म्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कर्वेचर वर्ड काय के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उस टुकड़े के लिए जो कर्व का टुकड़ा है ना, द पार्ट ऑफ द कर्व, द पार्ट ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड कर्वेचर। इसको कर्वेचर इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसको अपन नाम दे देते हैं भले, एम एन, एम एन मिरर को नाम दे दिया अपन, ठीक। तो ये एम एन आपका मिरर हो गया।
एम एन हमारा मिरर हो गया, है ना, उसकी दोनों सरफेसेस दिख ही रही हैं, साफ साफ दिख रही है। ठीक है। अब नाम देखो अगले ध्यान से। आ एम और एन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, इमेजिनरी होता है, कभी शो नहीं किया जाता। ये जो एम एन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, एम एन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इसको कहते हैं लीनियर एपर्चर। लीनियर एपर्चर, एपर्चर, है ना, होल या स्पेस। तो पूरे कांच ने, वो जो कॉन्केव मिरर है, उसने इतना स्पेस लीनियरली कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, इतना स्पेस एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। ठीक, दैट्स कॉल्ड एपर्चर, लीनियर एपर्चर। और और वही दोनों पॉइंट, वही दोनों पॉइंट को अगर मैं पी पे ज्वाइन करूं, एंगल एम पी एन बना रहा हूं, ये एड ऑन बात है थोड़ी सी। एंगल एम पी एन, it is called, that angle MPN is called angular aperture. That angle MPN is called angular aperture. Angular aperture. Angular aperture. ठीक है। एक और बात। ठीक, एपर्चर भी वापस वही हो गया ना, कितना एंगल उसने अंदर बनाया, वो पूरा मिरर कितना एंगल बना रहा है, कितना डीप है, कितना डीप अंदर जा रहा है, वो हो जाएगा उसका एपर्चर, एंगुलर एपर्चर। और एक और बात, जब कोई जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मिरर पे टकराती है, तो मिरर पे टकराने के बाद वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है, हमेशा। उस फिक्स्ड पॉइंट को, किसको पता है, उस फिक्स्ड पॉइंट को एफ, फोकस ऑफ द मिरर कहते हैं। फोकस ऑफ द मिरर कहते हैं। फोकस बोलते ना, फोकस करो, एक जगह भेज दो या ध्यान लगाओ, तो जितनी रे ऑफ लाइट आती हैं उन सबको फोकस पे भेज दिया जाता है। फोकस पे भेज दिया जाता है, इसलिए वो फोकस कहलाया। ठीक है। और ये जो फोकस है एफ, उसका जो पी से दूरी है, उस एफ की जो पी से डिस्टेंस है, वो है स्मॉल एफ, नाम डलेगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस तक की दूरी, सारे डिस्टेंस पोल से होते हैं, सारे डिस्टेंस पोल से ही होता है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है। और ये बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, एफ जो है ना, वो सी और पी का मिड पॉइंट होता है। मतलब जो फोकल लेंथ होती है, वो रेडियस का हाफ होती है। ये रिलेशन एमसीक्यू में जाता है बस। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी। ठीक है। ये रिलेशनशिप मिरर में चलता है, मिरर में एप्लीकेबल है। फॉर्मूला है एनसीईआरटी में, सबसे पहला इंटेक्स क्वेश्चन उसी पर है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, सॉल्व करने के लिए काम आ जाएगा आगे जाके। ओके। फोकल लेंथ को डिफाइन करना होगा तो बोलेंगे कि फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, कई जगह पे आपको ये वर्ड ऐसा थोड़ा एक्सटेंडेड भी दिखेगा, तो कुछ और नहीं है वो। कई जगह, क्योंकि ये जो एफ वाला पॉइंट है ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस पर है, इसलिए उसी को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बात है। एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया हुआ है कई जगह पे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। तो सिंस इट इज प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द रे ऑफ लाइट प्राइमरीली passes through that point, इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। इनमें से किसी की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ये सब में जितना मैंने डायग्राम में अपने डाला है, ये सब डेफिनेशन में जाता है। ठीक है।
प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करो डायग्राम देख के। प्रिंसिपल एक्सिस को अगर आपको स्टेट करना पड़ जाए तो आप क्या लिखोगे? ओके, इट इज एन imaginary line. Imaginary, it's not in exist, it does not exist in real. It is an imaginary line that passes through center of curvature and the pole, the line, the imaginary line that passes through center of curvature and the pole is called principal axis. ठीक है, ठीक है, इनको स्ट्रेट कर देते हैं अपन सभी को, और फिर कॉन्वेक्स मिरर पे इनको ड्रॉ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में इनकी जगह बदल जाएगी क्योंकि पोजीशन चेंज होने वाली है सबकी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए एक एक करके पॉइंट डालते हैं। पहला, पहले अपन स्टेट कर रहे हैं किसको? पोल को। ओके, द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन होना है उसका सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, वरना सेंटर दो तरह के हैं। सरफेस का सेंटर, मिरर का सेंटर, उसको पोल के। ठीक, इसके बाद अगला टर्म लेते हैं। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ब्रैकेट में सिंबल भी डाल दो। ये पी हो गया और ये अपना आ जाएगा सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। ठीक है, जिस स्फीयर का पार्ट हमारा मिरर है उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक, ये सी से मार्क हो गया। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मार्किंग एज आर। ये तो आप भी स्टेट कर सकते हो भाई, किसी रेडियस को क्या डिफाइन करोगे ना। ठीक है, वही सेम टू सेम आ जाएगा, जब सेंटर वर्ड लिखा है वहां रेडियस लिखो बस। रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। ठीक है, आर लिख दिया अपन उसको, कैपिटल आर। ठीक है, देन प्रिंसिपल एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन। ये सब एसर्शन रीजनिंग में जगह बना सकता है, बस और कहीं भी नहीं। एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी, क्योंकि अपन उनको स्टेट कर चुके हैं इसलिए अपन सिंबलाइज कर देते हैं। पासिंग थ्रू सी एंड पी। ठीक है, यहाँ पर एक नोट जो आपको एसर्शन रीजनिंग में एक अच्छी सूटेबल पोजीशन में फिट हो सकता है, इसी के बारे में, प्रिंसिपल एक्सेस के बारे में।
प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री टू द मिरर एट इट्स पोल। पोल का जो पी पॉइंट अपन ने बनाया है वहां पे जो कांच है, कांच का जो पार्ट है, मिरर का जो हिस्सा उस जगह पर, एग्जैक्टली उस जगह पे, वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के साथ 90 डिग्री बनाती है, सिर्फ एकमात्र उसी पॉइंट पे। ठीक है, पोल पे। प्रिंसिपल एक्सिस जब पोल पे, पोल से पास होती है, तो वो कांच के साथ यानी मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दैट इज द ओनली पोजीशन वेयर दिस एंगल इज क्रिएटेड। 90 डिग्री नॉर्मल परपेंडिकुलर। ओके, अगला टर्म इंक्लूड करना है प्रिंसिपल फोकस। इसकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं कई बार अलग से। फोकस की, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन कवर होती है। चलिए अगला डालते हैं। अ रे ऑफ लाइट, a ray of light parallel to the principal axis, that is the mandatory condition। पैरेलल नहीं होगी तो एफ से पास नहीं होगी। डायग्राम बने हुए आते हैं चार ऑप्शन में एमसीक्यू, पीवाईक्यूज में देख लेंगे अपन। डायग्राम आते हैं बने हुए, पूछा जाता है कौन सा डायग्राम सही है कौन सा गलत है, तो वो रूल के हिसाब से। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस falling on a concave mirror meet at a point on the principal axis called as focus, या प्रिंसिपल फोकस है ना, वन एंड द सेम। प्रिंसिपल फोकस, इसको शो करना पड़ेगा। वो डायग्राम में दिखाया है वैसे अपन ने, पर नंबर ऑफ रेस के लिए आता है। ये डायग्राम में ही आता है, बस रफली बना देंगे। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना है आपको सर। ये अपन ने रे बनाई, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस दिखाई। अब मल्टीपल रेस का फॉल दिखा रहे हैं। एक पॉइंट पहले ही बना देते हैं एफ। ये वो पॉइंट होगा जहां पे ऑल द पॉसिबल रेस दैट आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे उनका डिस्टेंस कितना भी हो, all such rays after reflection pass through F. All the rays after reflection passes through that common point called as focus. All the possible rays parallel to the principal axis bar. ये एरोस बनाने के सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में हाफ मार्क है, अलॉटेड है। डायग्राम पूरा बना दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया, लेकिन अगर एरोस नहीं बनाए तो हाफ मार्क का डिडक्शन रिपोर्टेड है ऑफिशियली। That point is focus, where all the rays meet after striking the mirror। इसीलिए, इसी रीजन से कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी लाइट रेस को एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। कॉनकेव मिरर दस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। एमसीक्यू में आता है कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट
एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। कन्वर्ज है, बंद कर लो, कन्वर्ज कर लो। चलिए नेक्स्ट। अब यही डायग्राम्स अपने को चाहिए। ये जो भी पॉइंट अपने लिखे हैं यही सब कॉन्वेक्स में भी काम आएंगे सेम। बस डायग्राम चेंज होगा थोड़ा सा। डेफिनेशन वगैरह सब सेम है। ठीक है। हाँ, अब अपन कॉन्वेक्स के लिए दिखा देते हैं। ये कॉनकेव का हो गया, जिसमें अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी। तो स्टेटमेंट्स विल रिमेन द सेम, ओनली द अरेंजमेंट विल वैरी, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस चेंज हो गई है। अब कॉन्वेक्स मिरर में कर्वेचर इस तरफ हो जाएगा, अंदर की सरफेस पॉलिश्ड होगी, पोल तो अपनी जगह होगा ही, प्रिंसिपल एक्सिस भी क्रॉस होगी, एम एन अपन ने नाम दे दिया, जो यहां भी कनेक्ट करेगा सेम। अभी बताओ, इसका अपने को वो बनाना है सी। पिछले वाले मिरर में लेफ्ट साइड में था, क्योंकि कर्वेचर उधर था। इसका कर्वेचर तो यहां कंप्लीट होगा। तो अगर कर्वेचर यहां कंप्लीट होगा तो उसका जो सी है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो भी राइट साइड होगा। राइट साइड होगा। ठीक, मतलब मिरर के पीछे, मिरर के अंदर, मिरर के अंदर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कॉन्वेक्स में। मिरर के अंदर है ये, इनसाइड द मिरर है ये। ठीक है। तो फोकस तो ड्रॉ करके दिखाता हूं। बाकी सब कुछ वही है, रेडियस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, अपर्चर है ना। इसी डायग्राम में अपन फोकस भी दिखा देते हैं। यहां पर जब रे ऑफ लाइट आती है और मिरर से टकराती है, स्ट्राइक होती है रिफ्लेक्ट होने के लिए, तो मिरर को तो क्रॉस नहीं कर सकती लाइट कभी भी, क्योंकि मिरर तो ओपेक मटेरियल है। मिरर को कभी क्रॉस तो करने से रही। फिर एक ऐसा पॉइंट जो पी और सी के बीच में होता है, उस पॉइंट को रेफरेंस समझकर वो रे ऑफ लाइट जिस एंगल पे वापस चली जाती है, उसका एक्सटेंशन हमेशा एक पॉइंट पे पास होगा, जिसको फोकस कहते हैं। पहले एक्सटेंशन बनाना फिर रे बनाना। पहले एक्सटेंशन जोड़ देना, नहीं तो एंगल नहीं बैठता। पहले एक्सटेंशन ड्रॉ कर देना, फिर उसी लाइन को एक्सटेंड करना स्ट्रेट। ये दे आर नॉट एक्चुअल रेज, आपको डॉटेड ही बनाना है। मिरर के पीछे बनने वाली हर चीज डॉटेड बनेगी, बिकॉज दैट इज नॉट रियल। वर्चुअल चीजों को दिखाने के लिए हम वो डॉटेड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि रेस का एक्सटेंशन है। रेस तो रिफ्लेक्ट होके जा चुकी है वापस, जिस डायरेक्शन से आई थी उसी वापस, इसी प्लेन में वापस। उनका एक्सटेंशन जिस पॉइंट पे मीट करता है, उसको फोकस कहते हैं। कॉन्वेक्स के केस में उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन आगे बढ़ा, प्रोड्यूस द रेस प्रोड्यूस टू है। ओके, क्योंकि इसने आती हुई रेस को फैला दिया है। इस मिरर ने, पिछले वाले ने इकट्ठा किया था, इसने फैला दिया है। इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। डाइवर्ज, स्प्रेड, डिफ्यूज।
इसके फोकस की डेफिनेशन बदल जाती है, क्योंकि रेस कहीं पे मर्ज हुई नहीं, पिछले वाले में हुई थी, उसका पॉइंट डाल देते हैं कॉन्वेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर, ऐसा लगता है वहां से निकल के आ रही है, या वो पॉइंट है जहां से वो जनरेट हो रही है। द रिफ्लेक्टेड रेज appear to come from a point. The reflected rays appear to come from a point on the principal axis this point is called principal focus। और कॉन्वेक्स के लिए, जिसके लिए पूछो उसका स्पेसिफिक स्टेटमेंट डालेगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दोनों मिरर के सभी पार्ट्स को कवर कर लिया गया इस पॉइंट के साथ। दोनों मिरर में जितने जितने पार्ट्स हो सकते थे वो मार्क कर दिए, उनका स्टेटमेंट डाल दिया, और दोनों के इंडिविजुअली फोकस डिस्क्राइब कर दिए। और इसी डायग्राम की वजह से ये बताया जाता है कि एक डाइवर्जिंग है और एक कन्वर्जिंग, क्योंकि वो मीट करवा रहा है और एक डाइवर्ज करवा रहा है, इसलिए वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग रिस्पेक्टिवली कहलाते हैं। आर इज इक्वल टू 2f, वो जो एफ इज इक्वल टू r/2 लिखा अपन ने, वो दोनों के लिए वैलिड है, दोनों मिरर्स के लिए वैलिड है। हाँ। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, डायग्राम जो बनाए जाएंगे उन डायग्राम्स के लिए रूल्स क्या फॉलो करेंगे वो है। अलग से रूल लिखने का क्वेश्चन कभी नहीं आता, इनको यूज करना है बस। और वो जो डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है ना कि चार चार डायग्राम दिए रहते हैं, करेक्ट वन निकालना पड़ता है या इनकरेक्ट निकालना पड़ता है, वो इनमें से रहता है, रूल्स में से। ओके, पहले कॉनकेव, दोनों में चार चार रूल्स पढ़ेंगे, और इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करके हम सारे डायग्राम बनाने वाले हैं जो हमें आगे कोर्स में आएंगे। चार सेटअप बनाते हैं। सेटअप से मेरा मतलब है कि मिरर, पी, एफ और सी, ये तीन चीज, ये सब बनेगा। पी, एफ और सी, ऐसे चार बना लो, ऐसे चार सेटअप बना लो, चारों में एक एक रूल आएगा। ऐसे फोर सेटअप्स की नीड है, वन बाय वन देखेंगे। चार सेटअप बना लो जिसमें आप पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाओगे। हमें इन डायग्राम्स में ये पता चलेगा कि अगर रे ऑफ लाइट आ रही है तो उसको पास कहां से करना है। फोर रूल्स हम कवर करेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बोथ। ठीक है। whenever a ray of light comes parallel to the principal axis, it passes through focus. Done. Rule number one. Next rule, रूल नंबर टू में, रूल नंबर टू सेज कि अगर आपकी लाइट फोकस से होते हुए मिरर पे जा रही है तो वो मिरर को स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, रिवर्स ऑफ द फर्स्ट वन।
if the light strikes the mirror through focus, it will pass parallel to the principal axis. फर्स्ट वाले का वैसा रिवर्स हो गया, जस्ट फर्स्ट वाले का जस्ट रिवर्सल हो गया। दैट्स द सेकेंड रूल। ठीक है, अगली बार यूज करने वाले हैं सब नियम, यही रूल काम आएंगे, है ना, इमेज फॉर्मेशंस में। तो पहला हो गया पैरेलल टू फोकस, दूसरा हो गया फोकस टू पैरेलल। ठीक है, अब तीसरा आ रहा है। तीसरा रूल देखते हैं, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग भी बनती है बोर्ड एग्जाम की, थर्ड वाला रूल, कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर को स्ट्राइक करती है, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को से पास होते हुए मिरर को स्ट्राइक करती है, इट रिटर्न्स ऑन द सेम पाथ, इट रिटर्न्स ऑन द सेम पाथ। इसकी रीजनिंग भी आती है, इट रिटर्न्स ऑन द सेम पाथ। ओके, रीजन ये आता है, अपन यही दिखा देते हैं, इसी रूल के पास दिखा देते हैं कि सिर्फ इसी पॉइंट से ऐसा क्यों होता है। वो ये कारण है कि जो सेंटर से जो लाइन सर्कल की प्रॉपर्टी है एक्चुअली, सर्कल की प्रॉपर्टी है कि सेंटर से जब भी कोई लाइन सरकमफेरेंस तक जाती है तो वो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी एंगल आई जीरो तो एंगल आर अपने आप जीरो। इसलिए लाइट सेम पाथ को रिट्रेस कर लेती है, क्योंकि वो नॉर्मल पे ही गई है। द लाइट हैज इंसिडेंट एग्जैक्टली ऑन द नॉर्मल। सी से मिरर को जोड़ने वाली हर लाइन नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है। सी से मिरर को जोड़ने वाली हर लाइन नॉर्मल होती है। ठीक है, नॉर्मल तो 90 डिग्री में एक तो रीजन में आएगा, और ये आई जीरो आर जीरो आएगा। ये रीजन है कि सी से आने वाली लाइन सी पर वापस चली जाती है। ये सर्कल की प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है उसकी, सर्कल। ये है थर्ड रूल। एंड द फोर्थ वन, फॉर द कॉन्केव मिरर, इफ द ray of light is incident directly on the pole, then it reflect at the same angle at which it has been incident। वो तो लॉ हमारा है ही ऑलरेडी। पोल, इंसिडेंट ऑन द डायरेक्टली ऑन द पोल, तो इस तरह का रिफ्लेक्शन उसका हो जाएगा। अच्छा, बाकी डायग्राम में भी मैं आपको ये क्लैरिटी दे दूं कि हर जगह ये एंगल वाला केस तो फॉलो हो ही रहा था, जैसे वो वाला। एक मिनट, वो भी क्लियर रहना चाहिए अपने को, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फॉलो हो रहा है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लो एफ, और ये रे ऑफ लाइट आई, और रे ऑफ लाइट टकरा कर एफ से चली गई। तो ये कोई ऐसा रैंडमली नहीं हुआ, ये कोई रैंडमली नहीं हुआ। इसमें क्या हो रहा है, ये जो सी पॉइंट था ना, यहां से जाने वाली लाइन को नॉर्मल बोलेंगे। ये नॉर्मल है, समझना, डिटेल्ड उसका वर्कआउट दिखा रहा हूं। सी से जाने वाली लाइन नॉर्मल है, तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा तो वही उतने ही एंगल पे लाइट गई होगी जो कि अपने आप एफ से पास होती है, जो कि अपने आप एफ से ही पास होती है। सो द लॉ इज फॉलोड देयर टू। आपको क्रिएट कर लेना चाहिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को। अपन यहाँ पे अभी के लिए चाहें तो कोई एम पॉइंट मार्क कर सकते हैं। ऐसा हर रूल में हो रहा है, दैट इज हैपनिंग एवरीवेयर। सी एम इज द नॉर्मल फॉर ऑल द रे डायग्राम्स एवरी टाइम फॉर अ मिरर। सी से पास होने वाली हर लाइन जो कांच तक आएगी वो नॉर्मल होती है, और उसी नॉर्मल के अबाउट रिफ्लेक्शन हो रहा है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज बीइंग फॉलोड एवरी टाइम, है ना, एवरी टाइम, ऑल द रूल्स।
ये बड़ी स्पेसिफिक बात है, क्लियरिटी नहीं आती, पता नहीं रहता मतलब। अब चलते हैं कॉन्वेक्स के 4 रूल। कॉन्वेक्स के 4 फ्रेमवर्क बनाएंगे। सेकेंड, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें भी वही 3, पी सी और एफ। इस बार टर्निंग इधर की कर देना। ये हो गई एम एन पी एफ सी। जब अपन लोग इसको प्रॉपर रे डायग्राम के लिए बनाते हैं ना, तो एक्चुअली डिस्टेंस के साथ बनाते हैं। अभी तो आप एफ और सी कहीं भी लगा रहे हैं। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट यूजुअली हम साल भर के लिए फिक्स लेके चलते हैं कि हम जब भी बनाएंगे ऐसा ही बनाएंगे। इसीलिए वो 4 सेंटीमीटर का रेडियस राउंडर पे खोलते हैं ना, तो परफेक्ट मिरर बनता है। मिरर एकदम प्रॉपर बनेगा। और जिस पॉइंट से आप मिरर ड्रॉ करोगे, वो सी हो जाएगा अपने आप। ये मेजरमेंट्स हमें लेके चलने चाहिए। ठीक है, अब रेस देखते हैं। आप 4 बना लेना ऐसे, 4 केसेस। देखो एग्जाम का क्वेश्चन कैसे होता है। ये डायग्राम बना हुआ आता है, बोर्ड एग्जाम का। ये डायग्राम बना हुआ आता है, एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ करके दे देंगे, और क्वेश्चन होता है कंप्लीट द फिगर। या तो ड्रॉ करने वाला होता है, या फिर एमसीक्यू रहता है कि भाई ये आगे का कंप्लीट द डायग्राम करके कौन सा ऑप्शन सही है। अभी एग्जाम्पलर में मिलेंगे ऐसे सवाल। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्या डिस्कस हुआ था कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, तो वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी जिसका एक्सटेंशन एफ पे जाता हो। हमेशा पहले एक्सटेंशन बनाना कॉन्वेक्स मिरर में, फिर उसको स्केल रख के एक्सटेंड करना, ताकि वो स्ट्रेट लाइन दिखे। आपने पहले एक्सटेंड अगर वो कर दिया रिफ्लेक्ट, तो कई बार मैचिंग इम्प्रॉपर होती है ना। ठीक है, ये पहला रूल हो गया, पैरेलल टू फोकस। ठीक। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल, सिर्फ एरो रिवर्स करने हैं। एरो रिवर्स करने हैं, डायग्राम यही का यही रहेगा। अगर रे ऑफ लाइट फोकस पे आती हुई डायरेक्शन में है, तो वो टकराने के बाद पैरेलल निकल जाए। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, it will pass parallel to the principal axis if it is supposed to strike in the direction of focus। अगर वो फोकस के डायरेक्शन में स्ट्राइक कर रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। ठीक है। थर्ड केस, अगर लाइट सी को इंक्लाइन करते हुए आ रही है, पहले ज्वाइन करेंगे सी से। इफ द लाइट इज सपोज टू स्ट्राइक द मिरर इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर उसको एक्सटेंड करेंगे स्केल रख के। It will return back on the same path. It will return on the same path. वही वाला रूल हो गया, रिटर्न जाने वाला। एंड द लास्ट केस, अगर लाइट डायरेक्ट पोल पे आती है, तो वो एंगल वाली सिचुएशन बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये वॉट एवर दैट एंगल वुड बी, आई इज इक्वल्स टू आर। Rules for image formation that will be utilized in the next session for making the ray diagrams of concave and convex respectively. Do review the content. See you guys in the next session then.